हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहन कुमार। रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का है और लाइन बाय लाइन हम पढ़ाते जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी चैप्टर 1 में जा सकते हैं या आप यूट्यूब के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि पृथ्वी हमारा गोलाकार नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। जबकि आप उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे तो थोड़ी सी वो चिपटी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। आपकी कक्षा में जो भी आप अगर आप किसी भी सरकार किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके क्लास में ग्लोब नहीं भी होगी तो सरकार की तरफ से हर स्कूल में ग्लोब दी जाती है। तो अगर आपके क्लास में नहीं दिख रही है तो आप वहाँ पर ऑफिस में जा कर के किसी भी टीचर का सहयोग लेकर के आप ऑफिस में जा कर के उस ग्लोब को देख सकते हैं। अगर टीचर आपको ग्लोब देखने से मना करते हैं तो आप संबंधित सरकारी स्कूल, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल है, उसके वेबसाइट होती हैं, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इजीली आपको दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल के टीचर भी जो है सो मॉडर्न होते जा रहे हैं और बच्चे को पढ़ाने में दिलचस्पी थोड़ा ज़्यादा दिख रही है आजकल के टीचर को। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ग्लोब दिखा दी जाएगी। ग्लोब पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक जो है प्रतिरूप होती है। और अगर आप ग्लोब की चित्र देखना चाहेंगे तो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ना, यही ग्लोब होती है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज ये भी देना चाहूंगा कि आपने मैप दो प्रकार के देखे होंगे। नॉर्मली आपने दो प्रकार का देखा होगा, एक ग्लोब पे और दूसरा आपने समतल पे, जैसे कि कैलेंडर वगैरह होती है उस अनुसार आपने मैप पर, या तो आपके घर में मैप दीवार पे लगी होगी या आपने कहीं पे उसको टांग रखा होगा। ठीक है, तो वहां पर जो भारत का मैप, जो भारत की जो क्षेत्रफल दिखाई जाती है, वो एक्चुअल क्षेत्रफल नहीं होती। ग्लोब पर जो दिखाई जाती है वो एक्चुअल जो है सो मैप होती है। तो इसका अंतर क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भारत का जो मैप आपको दिखाई दे रही है ग्लोब पे, वो एक्चुअल साइज दिखाई देती है, जबकि समतल पे दिखाई जाती है वो एक्चुअल साइज नहीं है। मतलब जो कैलेंडर में दिखाई जाती है भारत उससे बड़ा है। और अगर आप रूस की बात करें, रूस को कितना फैला करके दिखा दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में उतना फैला नहीं है, उससे छोटा है। इसका संबंध इस चीज से कतई भी नहीं है कि आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो देश रूस है। यह बिल्कुल है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि वो एक्चुअल में बड़ा साइज नहीं है, वो एक्चुअल साइज है क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन जो हमें मैप पे दिखाई जाती है ना नक्शा, वो गलत है। ठीक है, ये भी हमने कभी अगर डिजिटल क्लास पे आएंगे तो हम आपको ये समझा देंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल, ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और ग्लोब ऐसा है कि आप इसको किसी भी स्थान पर ले भी जा सकते हैं या ला भी सकते हैं। क्योंकि अगर छोटा ग्लोब है तो आप अपने बैग में ले जा सकते हैं, बड़ा ग्लोब है तो आप नहीं ले जा सकते। ले जाने के लिए बड़ा जितना बड़ा होगा उसी अनुसार से आप ले जाओगे। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गई है कि गुब्बारा गुब्बारा आपने बैलून देखा होगा ना, तो बैलून पे भी ग्लोब बनी होती हैं। जितना आप उसको हवा भरोगे ना, वो ग्लोब का साइज लेते चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ग्लोब क्या स्थिर है? तो नहीं, ग्लोब स्थिर नहीं होता। जिस प्रकार से पृथ्वी जो है वो भी स्थिर नहीं है, वो रोटेट करती रहती है, उसी प्रकार से ग्लोब भी रोटेट करती है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता जैसे कुम्हार का पहिया जो होता है, या लट्टू। आप लट्टू को भी देखे होंगे, कभी आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा या आपने किसी को घुमाते हुए देखा होगा। ठीक है, और कुम्हार को आपने मिट्टी के बर्तन बनाते हुए भी देखा होगा। उसी प्रकार से ये रोटेट करती रहती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सही आकार सिर्फ और सिर्फ ग्लोब पर ही दिखाई देती है, कैलेंडर में नहीं। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, आपके पास रहना चाहिए।
ठीक है। तो आप यहाँ पर ग्लोब में देश, आप देश किसको बोलते हैं आई होप कि आपको पता होगा। महाद्वीप किसको कहते हैं वो भी आपको पता होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं या महादेश हैं, ठीक है, कितने हैं, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखांकों के संदर्भ की आवश्यकता भी होती है क्या, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। अब ये कहाँ है वो चलिए हम दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जो घूम रहा है सीधी रेखा में, ये जो है ना ये वाली और ये वाली, ये आप देखेंगे तो ये बीचों बीच इस ग्लोब को फाड़ती हुई निकली होगी और उसी पे ग्लोब रोटेट करती है। तो उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताई जा रही है और उसी पे जो घूमती है उसी को हम अक्ष बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई अक्ष के बारे में पूछेगा कि पृथ्वी का अक्ष क्या है तो आप वहां पर बता सकते हैं जिसकी सहायता से या जिस पर पृथ्वी रोटेट करती है। ग्लोब पर वे दो बिंदुओं जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये उत्तर ध्रुव है और ये जो है वो दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। नीचे वाली दक्षिण ध्रुव है और ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। यहाँ पर एक फैक्चुअल नॉलेज ये आपको बताया जा रहा है, इस पृथ्वी जो रोटेट करती है वो किस दिशा में रोटेट करती है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, ठीक है। और इसके विपरीत मैं एक चीज यहाँ पर और भी ऐड कर दूं कि इसके विपरीत, क्योंकि पृथ्वी के आकार व आयतन में कौन सा ग्रह मिलता जुलता है, शुक्र है। और शुक्र घूमता जो है वो है, शुक्र घूमता है पूरब से पश्चिम जबकि पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसे कोई सुई नहीं है। ग्लोब को तो हम स्थिर करने के लिए ना उसमें सुई लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसा कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जो आप अब देखेंगे, जिसे हम विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है, विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होती है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा मैथ से तो ये डिवाइड में चला जाएगा और 4 से आप करेंगे 360 को डिवाइड तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 चौक 36 और 0 डालिएगा तो हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश जो है वो उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तर ध्रुव को दर्शाते हैं तथा 90 जो है 90 अंश वो दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना न भूलें, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाएं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो विषुवत वृत्त की बात की थी वो ये है कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके आगे वाली जो भाग होगी वो होगी दक्षिणी, नीचे वाली और उसके ऊपर वाली जो होगी वो होगी उत्तरी, ठीक है। आई होप कि कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है, ठीक है, कैप्रिकम और कैंसर। इसको हम कैंसर बोलते हैं और इसको हम कैप्रिकम बोलते हैं, वो बीमारी वाला कैंसर नहीं, ठीक है। तो कर्क रेखा, अब मुझे ये बताइए कि कर्क रेखा क्या भारत से होकर गुजरती है? और अगर आपका आंसर है हाँ तो आप मुझे लिख करके बताएं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। और अगर आपका आंसर है नहीं, भारत से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आप मुझे कमेंट करें
फिर मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ और बिंदु डाल दिया जाता है या द और बिंदु डाल दिया जाता है, जिससे आप उत्तर व दक्षिण व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका के बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर एक देश का नाम आया है ब्राजील। आप मुझे इतना बता दें कि ब्राजील जो देश है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, जैसा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, तो ब्राजील जो है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखें। आप वीडियो देखते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं उसी समय वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आप लिखते चले जाएं। इससे आपका रिवीजन होगा और यकीन माने आप फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे अक्षांश का आकार घटता जाएगा। ठीक है, ये उसी प्रकार से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कैसे होती हैं वो सब इसमें हम आगे आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगी, कोई टॉपिक होगी जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे बताएं। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, जैसा कि हमने अभी देखा कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर तथा दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं को भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ आप इसको याद करने के लिए और समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, रट नहीं सकते, रट भी सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। फिर पहला जो है इसमें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अब आपने देखा होगा कि हमने अभी अभी बात की थी कि अगर इस पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड कर दे तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग जो होंगी वो उत्तरी, नीचे वाली भाग जो होगी वो दक्षिणी। अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। आप देखें कि उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा जो है वो आप यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तर की है, और नीचे वाली दक्षिण और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। आई होप कि कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा में 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो ऊपर में है, ये वाली, और यहाँ पर नीचे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो आप ये एग्जाम्पल लेके और ये डेफिनेशन दे करके आंसर को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, नो एनीवन, ठीक है, किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है कभी भी सर पर नहीं होता सीधी। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है वो मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब शीतोष्ण का बात की है तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन हो गया, सर एक बार उष्ण कटिबंध भी दिखा दे। तो चलिए आपकी बात रखें और दिखाएं। ठीक है, आप इसको पढ़ लें, वीडियो पॉज कर लें, फिर पढ़ लें, और शीतोष्ण दोनों एक ही डिस्प्ले पे आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सूर्य जो है तिरछी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर है कि देशांतर क्या है।
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकताएं भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 वाले इस दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा एवं पूर्व तथा पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर यमोत्तर कहते हैं, ठीक है, यमोत्तर, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट के सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होती है। आप कहोगे इतना फास्ट क्यों जा रहे हो? इतना फास्ट मैं इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ पर वो नॉलेज नहीं है, वो फैक्चुअल नॉलेज नहीं जो आपको एग्जाम से पूछा जाए, लेकिन हाँ ये है कि समझने के लिए यहाँ पर ये है। हम ग्लोब भी लेकर के आएंगे जो फुल आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे, डिजिटल ग्लोब, वहां पे हम आपको अच्छे से समझा देंगे। आप मैप का वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यमोत्तर जो होती है वो आपस में मिल जाती है, ठीक है। ये आपका है डिवाइड करके जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जो मैप होती है ना वो छोटा बड़ा होता है। तो ये आप ग्लोब का देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख चित्र कितना बड़ा दिख रहा है। उस इस तरफ से उत्तरी से अगर दक्षिण में आप देखेंगे तो कितना छोटा दिखाई देती है ना। ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अक्षांश समानांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय जो यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तथा तब सभी देशों के निश्चित किया जाता है कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर की प्रमुख यमोत्तर भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देता है, मतलब बांट देता है, ठीक है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर जो होता है वो पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर जो होता है वो प और बिंदु का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होती है, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरी यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। इस बिंदु धुबरी की स्थिति सही स्थिति हो जाएगी, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जो चित्र 2.7 में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको हम आसानी से आपको समझाएंगे। खैर हम चलते हैं इधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को ख ग घ में आप अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींच सकते हैं आप। इस छोटे वृत्त को अ ब स द या जो भी आप नाम व्यक्त करना चाहेंगे उसमें आप व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है, ठीक है। ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर भारत, ये तो ग्रीनविच है, मतलब समय का जो रेखाएं दर्शाती है वो ये है, आपको पता है। अच्छा चलो आप मुझे पहले ये बताओ, मैं इसको छुपा देता हूँ। आप मुझे बताओ कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो विश्व का जो मानक समय रेखा है उससे भारत कितना आगे है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं 5.5, ठीक है, प्लस 5.5 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इस मैप को सीधी करूं तो मैं सीधा करता हूँ, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है। ये है प्रशांत महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये है प्रशांत महासागर। ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन से जुड़ जाती है, इसलिए प्रशांत महासागर इधर भी आपको दिखेगा और इधर भी दिखेगा। हमने आपसे पूछा था कि कितने महाद्वीप हैं, तो आप महाद्वीप मुझे इसी में से ढूंढ करके बताएं, और कमेंट सेक्शन में आप शायद लिख भी दिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो अब तो कम से कम लिख दें। ठीक है, चलिए मैं आपको सीधा कर लिए हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात इसी प्रकार से आप कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में समझा करके। देखिए ये वाले में, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताएं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की स्थिति होती है या ग्रहों की गति होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन हो सकता है और होता भी है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। हमारे जो प्राचीन लोग के व्यक्ति थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो तो ऐसे ही करते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, हमने फर्स्ट पेज पे ही बताया था, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा, जो चित्र पॉइंट 2.8 में अभी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये फैक्चुअल नॉलेज है, आप कोशिश करें आप इसको याद करने का, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 इंटू 4 इजकल टू 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर में के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, चलिए यहीं पर है, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये देखते तो मुझे क्वेश्चन खुद बन गया कि ये क्या है। चलिए अब जो उत्तर पश्चिम जो आपको देख रहे थे ना कि उत्तर क्या है पश्चिम क्या है, ये आपने देखा होगा, मतलब पश्चिम और पूरब क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए ये है ग्रीनिच का समय, ग्रीनिच का लाइन, ये वाली लाइन, और इसी लाइन की बात कर रही है कि इसके जो पूरब में होगी ये वाली भाग, ठीक है, ये प्लस में जाएगी और ये वाली भाग जो है वो माइनस में जाएगी। मतलब आप इस ग्रीनिच समय को आप अगर देखोगे तो इसके इधर वाले जितनी भी कंट्री होगी उसकी मानक सीमा रेखा हमेशा माइनस में जाएगी और इधर वाली की हमेशा क्या है, वो प्लस में जाएगी। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गई होगी जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है, उसी की बात कर रहा था, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होगी। अब चलिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होती है या अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। मतलब भारत का गुजरात राज्य यहाँ पे है और असम का डिब्रूगढ़ यहाँ पे मिलेगा आपको, इस जगह पे दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। आपने कभी देखा होगा कि जिस समय अगर आप मान लें कि दिल्ली में है,
जिस समय आप दिल्ली में आप सूर्य दिख रहा होगा ना, वहाँ पे यकीन मानिए कि इस वाले क्षेत्र में जो उत्तर पूर्वी का भारत का राज्य है, वहाँ पर सूर्य ढक चुका होगा, मतलब सूर्य अस्त हो चुका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर सूर्य उदय हो गया होगा ना, तो यकीन मानिए दिल्ली में कुछ समय तक सूर्य नहीं होगा, लगभग लगभग आप मान लीजिए 1.5 घंटे के आसपास का अंतर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य उगा है तो यहाँ पर नहीं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, दिन की नहीं। और अगर यहाँ पर शाम में सूर्य अस्त हो गया तो यहाँ पर अभी अस्त होना बाकी है, कुछ समय लगेगा उनको अस्त होने में, ठीक है, क्योंकि अंतर होता है समय का। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय मानक समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाए। पूरे देश मतलब सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये भारत का एक्चुअल मैप है, क्योंकि आपने कभी भी मैप खरीदा होगा ना, तो श्रीलंका का मैप जो है आपको गिफ्ट में मिल जाता है, फ्री में। लेकिन यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत का है। लेकिन ये भी भारत का पूर्ण मैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप छूट गया और यहाँ पर अंडमान निकोबार छूट गया, ठीक है। चलिए, आपसे कोई ये मैप देख करके आपसे इंटरव्यू में मतलब नॉर्मली कोई पूछ सकते हैं कि ये भारत का एक्चुअल मैप है, तो आप देखोगे यार ये तो सही है, लेकिन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाग छोटा, कुछ भाग यहाँ पर छोटा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में साढ़े 82 पूरब जो यहाँ पर साढ़े 82 पूरब जो मानक यमोत्तर माना गया है, इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें अब कुछ यहाँ पे कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो आप इसे निकाल सकते हो, आप मुझे दिखा भी सकते हो। खैर यहाँ पर आंसर दिया ही है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूरब में स्थित है, जहाँ तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 5:30, अगर आप जोड़ देंगे तो 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। मैं ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था आपसे, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक अपडेटेड है, 2022-23 का है शायद, ठीक है। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, आप मुझे बता सकते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, हमने अभी बता दिया है। ग्लोब क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, वो भी बताया था, आप देख सकते हैं ये वाली। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि हमने डिस्कशन में आपको बता दिया है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप इसको बना लेंगे। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसे आंसर बना लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सुझाव है, तो आप सभी का स्वागत है कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।